नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ श्रुति जोशी। और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आईएएफ चीफ बोले भारतीय जेट गिराने के दावे मनोहर कहानियां, पाकिस्तान के पास अगर सबूत है तो दिखाए। सीबीआई की जांच की मांग वाली याचिकाएं खारिज, मदुरै बेंच बोली पूरी जांच खत्म नहीं कर सकते। गुजरात बीजेपी का अध्यक्ष बना, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की बारी। जापान में पहली महिला पीएम बन सकती है। आयरन लेडी साने ताकेइची मानी जा रही है 5 उम्मीदवारों में सबसे मजबूत। मोरक्को जेनजी, अब मोरक्को में जेनजी का गुस्सा भड़का, कहा हॉस्पिटल नहीं और वर्ल्ड कप पर 10 अरब डॉलर फूंक रहे। अब खबरें विस्तार से। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने शुक्रवार को कहा कि पाकिस्तान की तरफ से भारत के जेट गिराने के दावे सिर्फ मनोहर कहानियों जैसे हैं। अगर उनके पास कोई सबूत है तो दिखाएं। भारत ने उनके 5 फाइटर जेट तबाह किए हैं, जिसमें F-16 और J-17 भी शामिल है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एपी सिंह ने कहा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान में 300 किलोमीटर अंदर घुसकर हमला किया। पहलगाम अटैक के बाद हमले तय किया कि उन्हें इसकी कीमत चुकानी ही होगी। सेना को खुली छूट दी गई थी, हमने सटीकता से हमला किया। बाद में पाकिस्तान खुद युद्ध विराम के लिए आगे आया। यह दूसरी बार है जब एयरफोर्स चीफ ने पाकिस्तान के हुए नुकसान की जानकारी दी। इससे पहले 9 अगस्त को उन्होंने बताया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमान गिराए गए थे। इसके अलावा एक सर्विलेंस एयरक्राफ्ट को लगभग 300 किलोमीटर की दूरी से मार गिराया। यह सतह से हवा में टारगेट हिटिंग का अभी तक का रिकॉर्ड है। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच शुक्रवार को करूर भगदड़ से जुड़े मामले की सुनवाई की, जहां कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। वहीं अतिरिक्त मुआवजा राशि की मांग वाली याचिका पर स्टालिन सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा, याचिकाकर्ता कोई पीड़ित नहीं बल्कि एक पार्टी का नेता है। किसी एक व्यक्ति को गलत नहीं समझ सकते, मतलब पूरी ही जांच खत्म हो जाएगी। उन लोगों के बारे में जिन्होंने अपनी जान गंवाई, अगर कोई पीड़ित हमारे पास आता है तो हम उसकी मदद के लिए आएंगे। दरअसल तमिलनाडु के करूर में 27 को एक्टर विजय की रैली में भगदड़ मची थी, जिसमें 41 लोग मारे गए थे और 100 से ज्यादा घायल हुए थे। इस मामले से जुड़ी 7 जनहित याचिकाएं जस्टिस एम धंधपानी और जस्टिस एम ज्योतिर्मन की दशहरा वेकेशन बेंच में लिस्ट की गई थी। अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी। मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस एन सेंधिल वी कुमार ने टीवी के नमक्कल जिला सचिव एन सतीश कुमार की अग्रिम जमानत की मांग वाली याचिका भी खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान उन्होंने पूछा कि विजय के रोड शो के दौरान पार्टी भीड़ कार्यकर्ताओं के अनियंत्रित व्यवहार, उत्पात और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने पर कंट्रोल क्यों नहीं कर सकती। गुजरात प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुन लिए गए हैं। गुजरात भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए लंबे समय से मंथन चल रहा था, मगर जगदीश विश्वकर्मा के अलावा किसी ने नामांकन पत्र दाखिल ही नहीं किया, जिसकी वजह से अब बिना किसी विरोध के जगदीश विश्वकर्मा ही गुजरात भाजपा के अगले प्रदेश अध्यक्ष होंगे। जगदीश विश्वकर्मा के राजनीतिक जीवन की बात की जाए तो उनका पूरा नाम जगदीश ईश्वर भाई विश्वकर्मा है। गुजरात के एक प्रमुख राजनेता हैं जो गुजरात सरकार में राज्य मंत्री के रूप में कार्यरत है। वे गुजरात विधानसभा में निकोल सीट अहमदाबाद का प्रतिनिधित्व करते हैं। जगदीश विश्वकर्मा ने एक बूथ कार्यकर्ता के रूप में राजनीति में प्रवेश किया और धीरे धीरे पार्टी में महत्वपूर्ण पदों पर पहुंचे। 1998 में उन्होंने ठक्कर बापा नगर में बूथ प्रभारी के रूप में अपने राजनीतिक यात्रा शुरू की थी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी गुजरात के उद्योग प्रकोष्ठ के संयोजक के रूप में कार्य किया। बाद में उन्होंने कार्यान्वती भाजपा अहमदाबाद शहर के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। गुजरात विधानसभा चुनावों में वो पहली बार निकोल सीट से विधानसभा सदस्य चुने गए। 2017 में वे निकोल सीट से फिर से निर्वाचित हुए। 2022 में वो निकोल सीट से तीसरी बार विधानसभा सदस्य बने। वर्तमान में वे गुजरात सरकार में राज्य मंत्री के रूप में कई विभागों का कार्यभार संभाल रहे हैं। अब जगदीश विश्वकर्मा को चुन लिया गया है। वर्तमान विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह करीब 80 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं, जिससे उनको इस बार टिकट मिलने की
संभावना के नहीं के बराबर है, क्योंकि पिछले बार भी उनके टिकट पर काफी विवाद हुआ था, मगर फिर भी उन्होंने आरा विधानसभा क्षेत्र का उम्मीदवार बनाया गया था और उन्होंने माले के उम्मीदवार क्यामुद्दीन अंसारी को हराया था। पावर स्टार पवन सिंह की वापसी भी अब एनडीए में हो गई है, जिससे कयास लगाया जा रहा है कि कहीं अमरेंद्र प्रताप सिंह की जगह पावर स्टार पवन सिंह ना ले ले। और दूसरी तरफ पूर्व सांसद सह केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने भी चुनाव में उतरने की घोषणा कर दी है। अपने कार्यकाल में जिस प्रकार आर.के. सिंह की छवि रही, उसको देखते हुए यह कयास लगाया जा रहा है कि भाजपा उनको खोना नहीं चाहेंगी। उनको चित्तौड़गढ़ से उम्मीदवार बनाने की पूरी संभावना है। सातों विधानसभा क्षेत्र में आरा और बड़हरा सबसे हॉट सीट मानी जाती है। हमेशा से ही इन सीटों पर खींचातानी मची रहती है। ऐसे में इस राजनीतिक बदलाव से इन दोनों सीटों में क्या कुछ नया उभर कर आता है। प्रशांत किशोर ने बड़ा राजनीतिक बयान देते हुए कहा है कि अगर उनकी पार्टी बिहार में सत्ता में आती है तो शराबबंदी कानून को 1 घंटे के भीतर खत्म कर देंगे। उनके इस बयान पर सत्ताधारी जेडीए और विपक्षी आरजेडी दोनों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में लागू शराबबंदी कानून पूरी तरह असफल रही है। लोगों के जीवन और समाज पर इसका सकारात्मक असर नहीं पड़ा, बल्कि अवैध शराब का कारोबार और अपराध बढ़े हैं। जिन्होंने जनता से वादा किया कि अगर जन सुराज को सरकार बनाने का मौका मिलता है तो उनकी कैबिनेट की पहली बैठक में ही इस कानून को खत्म कर दिया जाएगा। जेडीयू ने पार्टी नेता खालिद अनवर ने कहा कि शराबबंदी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसे गांधीवादी विचारधारा से प्रेरणा मिली थी। जेडीयू प्रवक्ताओं ने तंज कसा कि प्रशांत किशोर को पहले अपने झंडे से महात्मा गांधी की तस्वीर हटा देनी चाहिए। वहीं आरजेडी ने भी पीके पर निशाना साधा, लेकिन अलग अंदाज में। पार्टी नेता मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि शराबबंदी कानूनी शुरुआत महागठबंधन सरकार ने की थी और यह जनता की मांग पर लाया गया था। हालांकि जब एनडीए की सरकार बनी तो इसके क्रियान्वयन में कई खामियां रह गई और यह कानून विफल साबित हुआ। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर उसकी सरकार सत्ता में आती है तो शराबबंदी कानून की समीक्षा की जाएगी, ताकि यह देखा जा सके कि इसे किस तरह प्रभावी बनाया जा सकता है। मोडासा में वकील की पिटाई पर वकीलों ने उग्र विरोध जताया। जिला कोर्ट परिसर में एसोसिएशन का जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी हुई। खबर तो ये भी है कि सभी वकील कामकाज से दूर रहे। मामला बिगड़ता चला गया और कोर्ट परिसर में मौजूद पुलिस को बाहर धकेल गया। इससे पहले वकील गोपाल भरवाड़ को टाउन पुलिस स्टेशन में पीएसआई और 6 कांस्टेबल द्वारा पीटे जाने की जानकारी सामने आई थी। वहीं घायल वकील को सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। फरियादी के साथ पुलिस स्टेशन गए वकील की पुलिस से हाथापाई हुई। इस मामले को लेकर हमारे संवाददाता जयदीप भाटिया ने बार एसोसिएशन से मित्तलबेन उपाध्याय से बात की। सुनिए उनका क्या बयान सामने आया है, सुनिए उन्होंने क्या कहा। અમે મિત્તલબેન ઉપાધ્યાય મોડાસા બાર એસોસિએશન અમારા એડવોકેટ સાથી જે ગોપાલભાઈ ભરવાડ છે એ ગઈકાલે પોલીસ સ્ટેશને ગયેલા અને એમને પીએસઆઈ દ્વારા ડાબી સાહેબ દ્વારા એમને મારવામાં આવ્યો છે। એના બદલ અમે આ બધા હડતાલ કરેલી છે અને જ્યાં સુધી હડતાલ એમની ઉપર એફઆઈઆર નહીં થાય ત્યાં સુધી અમે દરેક કામમાંથી અળગા રહીશું। सूरत शहर के पलसाना तालुका के रूंगटा गांव में 36 करोड़ रुपए की लागत से बने 66 केवी सब स्टेशन का लोकार्पण हुआ। इस कार्यक्रम में गुजरात के वित्त, ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल मंत्री कनुभाई देसाई मौजूद रहे। इसी मौके पर मंत्री ने 84 तालुका में 130 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 3 नए सब स्टेशनों का भी ई खात मुहूर्त किया। मंत्री कनुभाई देसाई ने कहा कि राज्य सरकार हर घर को 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। हाल ही में बिजली दर में 1.5 पैसे की कमी की गई है, जिससे छोटे परिवारों को राहत मिलेगी। वहीं पलसाना के विधायक ईश्वर भाई परमार ने कहा कि नए सब स्टेशन से लगभग 11,600 ग्रामीणों को सीधा लाभ मिलेगा। खास तौर पर किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध होगी। 84 के विधायक संदीप भाई देसाई ने कहा कि तीनों सब स्टेशन चालू होने पर तालुका के गांव और शहर में अविरत बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी, जिससे खेती उद्योग और आम उपभोक्ताओं को सभी को फायदा होगा। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष भवीनी बेट पटेल समेत जीईटीसीओ और डीजीवीसीएल के अधिकारी भी उपस्थित रहे।
वेस्ट इंडीज के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक जमाया और महेंद्र सिंह धोनी के छक्कों का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसके साथ ही अहमदाबाद टेस्ट के दूसरे दिन भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने एक खास उपलब्धि अपने नाम कर वेस्टइंडीज के खिलाफ बल्लेबाजी करते हुए जडेजा ने 4 छक्के लगाए और इस दौरान उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के 78 छक्कों का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया। अब टेस्ट क्रिकेट में जडेजा के नाम 79 से अधिक छक्के दर्ज हो चुके हैं। भारतीय बल्लेबाजों की बात करें तो जडेजा से आगे सिर्फ वीरेंद्र सहवाग 91, ऋषभ पंत 90 और रोहित शर्मा 88 हैं। आपको बता दें कि जडेजा ने पिछले 9 टेस्ट पारियों में 7वीं बार 50 रन से ज्यादा की पारी खेली है। भारत और चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने पर फिर से सहमति बन गई है। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को प्रेस रिलीज जारी कर इसका ऐलान किया। इससे कुछ ही देर बाद एयरलाइन इंडिगो ने 26 अक्टूबर को दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने का ऐलान किया। कोलकाता से ग्वांगचू के लिए रोजाना नॉन स्टॉप उड़ानें चलेंगी। एयरलाइन ने यह भी बताया कि जल्दी दिल्ली और ग्वांगचू के बीच सीधी उड़ान शुरू की जाएगी। इन उड़ानों के लिए इंडिगो अपने एयरबस A320 नियो विमान का इस्तेमाल करेगी। वहीं एयर इंडिया ने भी इस साल के आखिर तक भारत चीन डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने की बात कही है। बता दें कि भारत चीन के बीच 2020 में कोरोना महामारी की वजह से यह सर्विस बंद की गई थी। इसके बाद गलवान झड़प की वजह से दोनों देशों के रिश्ते खराब हो गए थे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समिति ने 30 सितंबर को मावलवी आमिर खान मुत्ताकी को 9 से 16 अक्टूबर के बीच भारत की राजधानी नई दिल्ली जाने के लिए यात्रा प्रतिबंध से छूट देने को मंजूरी दे दी। यह अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद काबुल से भारत का पहला मंत्रिय स्तरीय दौरा होगा। यूएन ने कहा कि मुत्ताकी को तालिबान का एक प्रमुख सदस्य माना जाता है और तालिबान शासन के दौरान वह संयुक्त राष्ट्र की अगुवाई वाली वार्ता में तालिबान का प्रतिनिधि भी रह चुके हैं। समिति संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी 15 सदस्यों से बनी है और यह सर्वसम्मति से निर्णय लेती है। 1988 की तालिबान प्रतिबंध समिति की अध्यक्षता वर्तमान में पाकिस्तान के पास है। 2025 के लिए 2 उपाध्यक्ष गयाना और रूस है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से हमास को सीजफायर के लिए दी गई 3 दिन की लिमिट अब खत्म होने वाली है। दरअसल इजराइल हमलों के बीच हमास की ओर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। ट्रंप की गाजा में युद्ध रोकने की योजना के तहत हमास को सभी 58 बंधकों को वापस करना होगा। इनमें से 20 को इजराइल जीवित मानता है। इसके बदले सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई होगी। योजना में कहा गया है कि हमास को सत्ता छोड़नी होगी और हथियार डालने होंगे। ट्रंप के इस प्रस्ताव में फिलिस्तीन राष्ट्र की स्थापना का कोई जिक्र नहीं है। कई लोगों का मानना है कि यह योजना इजराइल के पक्ष में है। ऐसे में माना जा रहा है कि यह एक बड़ी वजह है कि हमास इसे स्वीकारने में झिझक रहा है। इस योजना को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्वीकार कर लिया है, लेकिन हमास ने अभी इस पर चुप्पी साध रखी है। उत्तरी अफ्रीकी देश मोरक्को में स्वास्थ्य और शिक्षा सुधारों की मांग को लेकर भड़का जेनजी आंदोलन हिंसक हो गया है। राजधानी रबात में प्रदर्शनकारियों ने बैंक फूंक दी, कई दुकानों गाड़ियों में तोड़फोड़ की। आंगदीर शहर में पुलिस की गोली से 3 युवाओं की मौत हो गई। वहीं 1000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए। 375 लोग घायल हुए, जिनमें अधिकतर सुरक्षाकर्मी हैं। मंत्रालय के मुताबिक लगभग 70% प्रदर्शनकारी नाबालिग थे। मोरक्को की सरकार 2030 फीफा वर्ल्ड कप और अफ्रीका कप ऑफ नेशंस के लिए 10 अरब डॉलर करीब 8.8 लाख करोड़ रुपए होते खर्च कर रही है, जबकि देश में सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं की भारी कमी है। नेपाल की तरह भी मोरक्को में भी विरोध प्रदर्शन करने वाले युवाओं का कोई लीडर नहीं है। कोई सोशल मीडिया के जरिए रैली कर रहे हैं। मोरक्को में बेरोजगारी दर 12.8% है, जिसमें युवा बेरोजगारी 35.8% और स्नातकों में 19% तक पहुंच गई है। व्लादिमीर पुतिन ने तेल खरीद के मुद्दे पर अमेरिकी दबाव की आलोचना की और कहा कि भारत झुकने वाला नहीं है। उन्होंने सोची शहर में गुरुवार को आयोजित वालदाई पॉलिसी फोरम को संबोधित करते हुए यह कहा कि पीएम मोदी कभी भी ऐसा फैसला नहीं करेंगे जो भारत की संप्रभुता के खिलाफ हो। पुतिन ने कहा कि अगर रूस के ट्रेड पार्टनर्स पर ऊंचे टैरिफ लगाए गए तो इसका असर पूरी दुनिया की ऊर्जा कीमतों पर पड़ेगा। कीमतें बढ़ेंगी और अमेरिकी फेडरल रिजर्व को मजबूरी में ब्याज दर ऊंची रखनी होंगी।
जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था धीमी पड़ जाएगी। पुतिन ने चेतावनी दी कि अगर भारत रूसी तेल खरीदना बंद करता है तो उसे 9 से 10 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ेगा। पुतिन ने कहा कि भारत जैसे देश लोग अपने नेताओं के फैसले पर नजर रखते हैं और वे कभी नहीं चाहेंगे कि उनका देश किसी के सामने झुके। जापान में पीएम शिगेरू इशिबा ने 7 सितंबर 2025 को अपने पद के इस्तीफा दे दिया। अब उनकी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी पार्टी में 4 अक्टूबर को पार्टी अध्यक्ष पद से चुनाव लिए जाएंगे। जापान में बहुमत वाली पार्टी का अध्यक्ष ही पीएम बनता है। ऐसे में यह चुनाव जो भी जीतेगा उसे संसद में वोटिंग के बाद पीएम बनाया जाएगा। पार्टी अध्यक्ष पद बनने की रेस में 5 उम्मीदवार हैं, लेकिन मुकाबला 2 उम्मीदवारों के बीच ही है। क्योडो न्यूज की तरफ से रविवार की किए गए सर्वे के मुताबिक पूर्व आर्थिक सुरक्षा मंत्री साने ताकेइची 34.4% वोट के साथ सबसे आगे हैं। दूसरे नंबर पर कृषि मंत्री शिंजीरो कोइजुमी हैं, जिन्होंने 29.3% लोगों का समर्थन मिला है। अगर ताकेइची यह चुनाव जीतती हैं तो वह जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनेंगी। वहीं कोइजुमी चुनाव जीतते हैं तो वह देश के सबसे युवा, जो कि 45 साल के हैं, पीएम बनेंगे। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।